हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को संविधान के बारे में कुछ मतलब बताना चाहती हूँ। कुछ क्या मतलब अच्छे से बताना चाहती हूँ और आप लोग ध्यान देंगे तो अच्छे से एक ही वीडियो में संविधान के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा और जितना मैं बोलूँगी सब नोट कर लीजिएगा फ्रेंड, क्योंकि आज मैं जो बताने जा रही हूँ अगर आप लोग ध्यान देंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। प्लीज़ फ्रेंड ध्यान दीजिएगा और फ्रेंड लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर समझ में आएगा तो। अगर नहीं समझ में आएगा तब भी लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड। ओके फ्रेंड, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि संविधान की उत्पत्ति कहाँ से हुई, संविधान का क्या मतलब होता है, सबसे पहले माइंड में कैसे आया, इसकी पूरी चर्चा करेंगे। दोस्तों याद रखिएगा, संविधान का मतलब क्या होता है। सम मतलब सभी, विधान मतलब सम मतलब सभी, ठीक है, और विधान मतलब समस्याओं का समाधान। जो सारे समस्याओं का समाधान करता है उसे हम क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले जो संविधान का वर्ड है सबसे पहले माइंड में आया था वो ये आया था, भारत के साम्यवादी आंदोलन के प्रवर्तक थे M.N. राय। कब आया था, 1934 में। ठीक है, M.N. राव कब आया था, 1934 में। ये कौन थे, ये थे साम्यवादी दल के प्रवर्तक थे। इसके बाद 1935 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये डायरेक्ट मांग कर दिया ब्रिटिश सरकार से कि हमारे देश में संविधान होना चाहिए। ठीक है, 1935 में सबसे पहले मांग किए थे। अगर आपसे सबसे पहले सवाल पूछे कि संविधान की मांग सबसे पहले कौन किया था तो ध्यान रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1935 में। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1935 में। ओके फ्रेंड, तो सब नोट करते जाइएगा। यहाँ पे मांग करने के बाद प्रोसेस चलता रहा और 3 साल बाद जवाहरलाल नेहरू 1938 में सोचे कि संविधान तो कहीं से लाएंगे नहीं, संविधान तो बनाना पड़ेगा ना। और ये संविधान बनाएगा कौन, अगर अंग्रेज बनाएंगे तो अपने हिसाब से देश चलाएंगे, फिर तो वही की बात हुआ, गुलाम का गुलाम ही। ओके थे फ्रेंड, अब हमारा देश आज़ाद हो रहा है। 1938 की बात है, आज़ाद होने के प्रोसेस में था। तब तक तो क्रांति भी स्टार्ट हो चुका था। तो जब अंग्रेज रूल बनाएंगे तो अपने हिसाब से चलाएंगे। इनके मन में आया संविधान बनाएगा कौन, इसके लिए ये सोचते सोचते एक योजना बनाई 1938 में। ठीक है, बहुत लोगों को इकट्ठा किए और कहे कि ऐसा करना चाहिए कि जो हमारा देश है वयस्क, उसके पास मताधिकार है, उसको वोट डालने का अधिकार है। ठीक है, उसको वोट डालने का अधिकार है। वो एक वोट डालकर एक संविधान सभा बनाएंगे। जो शिक्षित होंगे, जो देश के बारे में सोच सकेंगे, कुछ अच्छा कर सकेंगे, वो संविधान सभा के सदस्य बनेंगे और वही सदस्य संविधान बनाएगा। ठीक है फ्रेंड, क्लियर हुआ। जवाहरलाल नेहरू ने ब्रिटिश के सामने यह प्रस्ताव रख दिए। इसमें मतलब और इसमें कोई भी बाहरी यानी ब्रिटिश इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता, जो करेगा सदस्य करेंगे। यह योजना ब्रिटिश सरकार के सामने रखे। ब्रिटिश सरकार को यह पसंद नहीं आया, क्योंकि ब्रिटिश सरकार को वही पसंद आ रहा था जो उनके फ़ायदे में हो। इसमें उनका फ़ायदा नहीं दिख रहा था, इसलिए वो लोग इस बात पर ध्यान नहीं दिए। लेकिन बार बार जवाहरलाल नेहरू मिले और कहे कि आपको यह फैसला मानना पड़ेगा, लेकिन 2 साल बाद उनको मानना पड़ा। लेकिन 2 साल बाद उनको मानना पड़ा। (1940) के अगस्त महीना में जो ब्रिटिश सरकार थे वो इस बात को जवाहरलाल की बात मानना पड़ा कि पहले वयस्क मताधिकार, पहले संविधान सभा बनाएंगे, फिर सदस्य चुनेंगे और फिर सदस्य संविधान बनाएंगे। इसीलिए इस प्रस्ताव का नाम रखा गया अगस्त प्रस्ताव।
अगस्त प्रस्ताव दोस्तों, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि अगस्त प्रस्ताव कब पारित किया गया। तो याद रखिएगा फ्रेंड, अगर 1940 में और किनके बीच, तो जवाहरलाल नेहरू और ब्रिटिश सरकार के बीच, उसके बाद अंग्रेज सरकार तो उनका बात मान गया, कहा कि ठीक आप अपना एक संविधान सभा बनाइए, उसमें जो सदस्य होंगे संविधान सभा का निर्माण करेंगे। लेकिन अंग्रेज आप जानते हैं कि अपने भले की बात सुनते हैं, चुपके से ऐसा काम करते थे जो भारतीयों को पता भी नहीं चल पाता था। सन 1942 में, हाँ, सन 1942 में जो अंग्रेज थे ब्रिटेन के थे, ब्रिटेन से, वहाँ से इंग्लैंड से एक मंत्रिमंडल के एक सदस्य थे जिनका नाम था क्रिप्स, उनको भेजे। 1942 में जो क्रिप्स आए थे, एक मिशन लेके आए थे। आप सुने होंगे क्रिप्स मिशन के बारे में, बहुत इम्पोर्टेंट है फ्रेंड। सबसे बड़ी बात और सबसे अच्छी बात है कि जब वे भारत आए थे तो एक संविधान बना के आए थे। वो सोचे थे कि यहाँ आएंगे और वो संविधान लागू कर देंगे। जैसे ही क्रिप्स मिशन भारत आए, अपना संविधान का जो ढांचा था भारतीयों के सामने प्रस्तुत किए। भारतीयों को देखें और वो बताएं कि देखिए, जो भारत देश है कई धर्मों से ढका हुआ है, मुस्लिम धर्म, सिख, ईसाई, हिंदू, तो मेरा जो संविधान है वो किसी भी धर्म को ठेस नहीं पहुंचाएगा। मेरा जो संविधान है किसी भी धर्म को ठेस नहीं पहुंचाएगा और आज़ादी से अपना धर्म निभा सकते हैं। चलिए, भारतीय के लिए अच्छा बात है। दूसरी बात है कि यहाँ अल्पसंख्यक भी हैं, बहुसंख्यक भी हैं। ठीक है, जो बहुसंख्यक हैं और जो अल्पसंख्यक हैं, मेरे संविधान से कोई ठेस नहीं पहुँचेगा। जो अल्पसंख्यक हैं और जो बहुसंख्यक हैं उसको भी सम्मान अधिक मिलेगा। ठीक है, तो भारत के लिए अच्छी बात थी। उसके बाद उन्होंने कहा, जो भारत में बहुत सारे प्रांत हैं, कश्मीर, हैदराबाद, जो विशेष शहर हैं, जो एक प्रांत हैं, वो आज़ादी से अगर चाहें, अगर कोई प्रांत है, प्रांत मतलब होता है एरिया, जैसे कोलकाता, जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक कोलकाता हो गया यह प्रांत, तो कोई प्रांत अगर चाहे, अगर मेरे संविधान के अनुरूप तो चल सकता है, अगर नहीं तो नहीं चल सकता, तो वह स्वतंत्र है। सोचिए फ्रेंड कि जिसकी इच्छा हो मान सकता है, हाँ, जिसकी इच्छा हो नहीं मान सकता है। तो दोस्तों, संविधान का मतलब क्या होता है? ठीक है, संविधान का मतलब ही क्या होगा? ठीक है, ये मुद्दा भारतीयों को पसंद नहीं आया। इसके बाद इन्होंने भारत के विभाजन के बारे में बात की। ये मुद्दा भारत को पसंद नहीं आया। इन्होंने भारत के विभाजन के बारे में बात की। इन्होंने कहा कि भारत बहुत बड़ा है, उसके सभी प्रांतों को मैं विभाजित कर दूंगा और तब आसानी से भारत का विकास हो पाएगा। लेकिन ये बात, भारत की विभाजन की बात की तो उस समय याद रखिएगा, भारत के दो दल थे, कांग्रेस, मुस्लिम लीग। ठीक है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग। जब क्रिप्स मिशन विभाजन की बात की तब मुस्लिम लीग को पसंद आ गया। मुस्लिम लीग हमेशा चाहते थे कि भारत का विभाजन हो और उन्हें पाकिस्तान मिले। शुरू में क्रिप्स मिशन खुश हुए कि मेरी बात मान ली, लेकिन जो कांग्रेस थे, एक महात्मा गांधी, इनको विभाजन पसंद नहीं था। महात्मा गांधी को विभाजन पसंद नहीं था। महात्मा गांधी को विभाजन पसंद नहीं था। तेज बहादुर को भी विभाजन पसंद नहीं था, इनको भी पसंद नहीं था। इसके बाद सिख जो थे, इसके बाद जो सिख थे, इनको कहा गया कि आप पंजाब को लेकर अलग हो जाइए, लेकिन इनको भी पसंद नहीं था। ठीक है, क्रिप्स मिशन का कहने का मतलब था कि भारत को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाए, फूट डाल, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना चाहते थे। लेकिन मुस्लिम लीग को भारत का छोटा छोटा टुकड़ा नहीं चाहिए था, उसको ये छोटा छोटा टुकड़ा नहीं पसंद था। मुस्लिम लीग चाहते थे कि भारत को दो टुकड़ों में बांटना चाहते थे, दो टुकड़ों में।
भारत का अपना संविधान और पाकिस्तान का अपना संविधान। तो मुस्लिम लीग ने क्रिप्स मिशन से कहा कि हमें छोटा छोटा टुकड़ा नहीं चाहिए। कहा नहीं चाहिए। तो बस क्रिप्स मिशन और उसके बाद पाकिस्तान चाहिए। मुस्लिम लीग अल्पसंख्यक थे और कांग्रेस बहुसंख्यक थे। इन लोगों को विभाजन मंजूर नहीं था, तो कांग्रेस पार्टी ने क्रिप्स मिशन को त्याग दिया। क्या किए? त्याग दिए, बहिष्कार कर दिए। कहा नहीं, आपके संविधान को नहीं माना जाएगा। क्रिप्स मिशन वापस चले गए। फिर जस्ट ब्रिटिश सरकार ने दूसरा भेज दिया। उनका नाम था कैबिनेट मिशन। यहाँ पे देखिए दोस्तों, कैबिनेट मिशन। जब क्रिप्स मिशन वापस गया तो अंग्रेज चापलूस थे ही। वहाँ एक योजना बनाए कि भारतीय किस हाल में रहना चाहते हैं, तो अंग्रेज शुरू से ही धोखा देते आ रहे थे। तो कैबिनेट मिशन वापस आए। भारत और कैबिनेट मिशन वही बात किए जो भारतीय चाहते थे, लेकिन भारतीय चाहते थे उनका मतलब भारतीय से नहीं था, उनका मतलब बहुसंख्यक से था। ज़्यादा लोगों का सपोर्ट करे तो आए और बोले। कैबिनेट मिशन सोच लिया था कि बहुसंख्यक यानी ज़्यादा लोगों की संख्या की बात माने तो मेरा संविधान पक्का है। और आए और हिंदू क्या चाहते थे? विभाजन ना हो। और मुस्लिम लीग बोले मेरा पाकिस्तान दो। तो उसने कहा चुप, पाकिस्तान नहीं मिलेगा, विभाजन की बात तो होगा ही नहीं। और दोस्तों, अगर विभाजन की बात नहीं होगा तो मुस्लिमों को तो बुरा लग गया, जो बहुसंख्यक थे हिंदुओं को अच्छा लगा। कैबिनेट मिशन की बात मान ली और कैबिनेट मिशन 5 नियम बनाए। फिर कैबिनेट मिशन और मुस्लिम लीग से बात हुई। कहा भारत को 2 भागों में बांटा जाए, दोनों का अपना अपना संविधान होगा, दोनों स्वतंत्र होंगे। कैबिनेट मिशन बोले नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन मेरा बात सुनो, मैं आपके हित की बात करता हूँ। ये कैबिनेट मिशन चापलूस तो थे ही, मुस्लिम से बात की, ये तो मुस्लिम की तरफ से, मुस्लिम से बात की तो मुस्लिम की तरफ से, और हिंदू से बात की तो हिंदू की तरफ से, दोनों मान गए। और कैबिनेट मिशन थे वे 5 योजना बनाए, और जो योजना की विशेषताएं थी वो 5 विशेषताएं थे। दोस्तों, ये 5 विशेषताएं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, ध्यान रखिएगा। वैसे में 4 तो मुख्य थे और एक और बताऊंगी 5। इसी योजना की बात जवाहरलाल नेहरू बोले थे, जो वयस्क मताधिकार हो वोट करेंगे। संविधान सभा बनेगा, उसकी जो सदस्य होंगे वही संविधान बनाएंगे। ये वही दे रहे थे जो भारतीय को चाहिए थी। अगर अंग्रेज वो लेके आए थे जो भारतीय को चाहिए था। भारतीय को क्या चाहिए था? एक संविधान सभा हो, उसमें कुछ सदस्य हों और उसके जो सदस्य हों संविधान बनाए। बस यही योजना लेके आए थे। योजना क्या था? सदस्य समुदाय चुनाव होगा और चुनाव की प्रक्रिया। ये 5 इम्पोर्टेंट है, देखिएगा फ्रेंड। संविधान सभा है, उसमें बताया गया था कि संविधान सभा होगा, उसमें जो चुनाव होगा वयस्क मताधिकार दिया जाएगा। तो जो संविधान सभा होगा उसके चुनाव के लिए सदस्य चुने जाएंगे। याद रखिएगा फ्रेंड, 389 होंगे। कितने होंगे? 389 होंगे। अब 389 को 2 भागों में बांटा गया। ये देखिए, इसको नोट बना लीजिएगा फ्रेंड। अब 389 होंगे। अब 389 को 2 भागों में बांटा गया। जो सदस्य होंगे 2 भागों में होंगे, ठीक है।
तो जो स्वतंत्र उस समय बांटा गया, जो सदस्य होंगे 2 भागों में होंगे। इन्होंने कहा कि उस समय कुछ ऐसे प्रांत थे जो स्वतंत्र रहना चाहते थे, वो नहीं चाहते थे पार्टिसिपेट करना, जैसे जम्मू कश्मीर आज भी स्वतंत्र है। हैदराबाद आज भी वही है। जूनागढ़ बहुत सारे हैं, तो सदस्य को 2 भागों में बांटा गया। वैसा सदस्य जो ब्रिटिश सरकार के अनुरूप चलना चाहती है, जो ब्रिटिश का सरकार तो था ही उस समय, लेकिन यानी कुछ ऐसे जगह थे जहाँ जो अंग्रेज सरकार को मतलब नहीं था, वो स्वतंत्र रहना चाहती थी। उस समय भी तो जो ब्रिटिश के अधीन आता था उसे कहा जाता था ब्रिटिश भारतीय, और जो ब्रिटिश सरकार के अधीन नहीं रहना चाहते थे उसे कहा जाता था देसी रियासत। और जो ब्रिटिश भारतीय थे उसमें सदस्य संख्या 200 कितना था, 96 था। 93 सदस्य रियासत में थे। उसके बाद इसको 296 ब्रिटिश सदस्यों कौन कौन चुनेगा, तो उस समय जो देश है उसमें 296 को भी 2 भागों में बांटा गया, 292 और अलग अलग किया गया। 4 थे वो मुख्य थे, जो 4 थे वो मुख्य थे। दोस्तों 292 सदस्य को कौन चुनेगा, गवर्नर जनरल, ठीक है। और 4 को कौन चुनेगा, मुख्य गवर्नर जनरल। देखिए यहाँ पे लिखा गया है मुख्य गवर्नर जनरल। सदस्य की तो बात हो गई, अब समुदाय की होगी फ्रेंड। जो समुदाय 3 प्रकार का था। फ्रेंड जो समुदाय 3 प्रकार का था, समुदाय मुस्लिम समुदाय, ये अल्पसंख्यक के लिए था जिनकी संख्या कम है। सिख समुदाय सामान्य समुदाय, इसमें मुस्लिम और सिख को छोड़कर बाकी सब आते थे सामान्य समुदाय में। और ये तीनों समुदाय किसको सपोर्ट कर रहे थे, ब्रिटिश समुदाय को। क्यों, देसी रियासत 93 को, और किसी से मतलब तो था ही नहीं, यह स्वतंत्र था। आया फ्रेंड समझ में। ये सब क्यों हो रहा है, इसलिए हो रहा है कि संविधान सभा बनाने के लिए बनेगा तो सदस्य बनेंगे तो संविधान बनेगा। अब हम बात करते हैं चुनाव की। चुनाव में बात करते हैं प्रांत की। हर प्रांत में एक असेंबली होता, जो प्रांत का असेंबली होगा वहाँ ही चुनाव होगा। प्रांतीय असेंबली में चुनाव होगा, उसके बाद चुनाव की प्रक्रिया होगा, वो होगा एकल संक्रमणीय पद्धति, ठीक है। एकल संक्रमणीय पद्धति, बहुत पतला मैं कर दी हूँ, मैं थोड़ा मोटा कर लेती हूँ। ये वाला था, ये वाला, हाँ ये वाला सही रहेगा। यही प्रक्रिया ये राष्ट्रपति के चुनाव में चलता है। ये क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके गांव का मुखिया है, कोई विधायक है, तो विधायक के अंडर में 500 प्रतिनिधि यानी 500 लोग हैं, और 500 लोग का एक विधायक प्रतिनिधि करता है। तो जब राष्ट्रपति का इलेक्शन होगा तो राष्ट्रपति में 500 लोग वोट डालने नहीं जाएंगे। वोट कौन डालने जाएंगे, एक विधायक, और एक विधायक जाएंगे और एक वोट डालेंगे, तो उनके अंडर में कितने लोग हैं, 500 वोट हैं। एक वोट नहीं गिना जाएगा, 500 वोट गिना जाएगा। ओके फ्रेंड, तो इसे कहा जाता है एक संक्रमणीय पद्धति। उसके बाद फिर चुनाव हुआ।
उसके बाद फिर चुनाव हुआ। जो जीतेगा वो संविधान सभा का सदस्य बनेगा, तो उसमें अध्यक्ष उपाध्यक्ष होगा, फिर संविधान लिखा जाएगा। तो दोस्तों चुनाव हुआ। चुनाव कहाँ होता था दोस्तों? प्रांतीय असेंबली में। किस प्रोसेस द्वारा? एक संक्रमणीय द्वारा। भारत में पहली बार चुनाव कब हुआ था? तो इसी समय हुआ था 1946 में। 1946 में। तो चुनाव में क्या हुआ? चुनाव एक जुआ है। चुनाव हुआ जुलाई और अगस्त तक हुआ था। चुनाव हो गया। चुनाव होने के बाद इसमें कांग्रेस वाले थे और मुस्लिम लीग पार्टी थी और सामान्य दल थे। जो कांग्रेस था उनको सबसे ज़्यादा वोट पड़ा। कांग्रेस को 208 सीट। कांग्रेस को कितना मिला? 208 सीट। और अगस्त तक हुआ था। अगस्त। चुनाव हुआ जुलाई और अगस्त तक हुआ था। ठीक है। चुनाव हो गया। चुनाव होने के बाद इसमें कांग्रेस वाले थे और मुस्लिम लीग पार्टी थी और सामान्य दल थे जो कांग्रेस था, उनको सबसे ज़्यादा वोट पड़ा। एक मतलब कांग्रेस को 208 सीट मिला। कांग्रेस को कितना मिला? 208 सीट मिला। सीट मुस्लिम लीग का 73। मुस्लिम लीग, यहाँ पे इंग्लिश में है मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग। हाँ, तो मुस्लिम लीग का 73 मिला। सामान्य दल को कितना मिला? 15। ठीक है। अब सोचिए सदस्य किसके बनेंगे? कांग्रेस के ना। फिर मुस्लिम लीग गुस्सा गया, फिर कहने लगा कैबिनेट मिशन का बहिष्कार करने के लिए, और फिर पाकिस्तान की मांग करने लगा मुस्लिम लीग। कैबिनेट मिशन बोला चुप, इसको मुस्लिम लीग को हटा दिया और बोला चुप, इसके आगे मत बोलो। बोला पाकिस्तान नहीं मिलेगा। उसके बाद बैठक हुई। उसके बाद संविधान सभा का गठन हुआ। और कब हुआ? 2 महीने बाद, नवंबर 1946 में गठन हुआ। उसके बाद 1 महीना बाद बैठक की तिथि रखी गई कि इस दिन बैठक होगी, और मुस्लिम लीग तो बुरा मान गए थे। मुस्लिम लीग तो बहिष्कार कर ही चुके थे। सदस्य कितने थे? 296 थे। सबको आमंत्रित किया गया बैठक में, और बैठक कितने दिन बाद हुई? 1 महीने बाद। फ्रेंड याद रखिएगा, संविधान सभा की बैठक कब हुई? बैठक का मतलब होता है कि लोग जाएंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, और सब लोग मिलकर एक सदस्य चुनेंगे जो अध्यक्ष होगा, और जो पसंद सदस्य उपाध्यक्ष होगा, जो सही होंगे, जो विद्वान होंगे, और जो संविधान सभा का बैठक मतलब। और संविधान सभा का बैठक कब हुआ दोस्तों? 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को पहला बैठक हुआ। उसके बाद भारत के बड़े बड़े महान पुरुष थे, बस एक महान पुरुष को छोड़कर महात्मा गांधी को इस बैठक में सम्मिलित नहीं थे। उसके बाद सदस्य कितने थे? 296। ठीक है। लेकिन मुस्लिम लीग तो बुरा मान गए, इसलिए मुस्लिम लीग का कोई प्रतिनिधित्व वहाँ नहीं गया। इससे 211 उपस्थित थे। 211 उपस्थित थे। ओके। जितने भी सदस्य आए थे उसमें से वरिष्ठ विद्वान को चुना गया था, लेकिन वो अस्थायी अध्यक्ष थे। अस्थायी अध्यक्ष का मतलब होता है कि हट जाएंगे। ठीक है। फ्रेंड मैं अपने हाथ से नोट बनाई हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। ठीक है। ताकि आप लोगों को संविधान के बारे में कैसे बना, कब बना, क्यों बना, आप लोगों को अच्छी तरह से फ्रेंड समझ में आ जाए। प्लीज़ फ्रेंड मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। ठीक है। और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड। प्लीज़ फ्रेंड सपोर्ट ज़रूर करिए मुझे। ओके। आगे बढ़ते हैं। तो अस्थायी का मतलब होता है कि हट जाएंगे। वो कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है। सच्चिदानंद सिन्हा थे। उसके कुछ दिन बाद
अस्थाई अध्यक्ष चुना गया। किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। उपाध्यक्ष एस.सी. मुखर्जी। संविधान सभा का निर्माण दोस्तों याद रखिएगा, 2 उपाध्यक्ष बने थे जिनका नाम था एस.सी. मुखर्जी, कृष्ण आचार्य। तो बैठक के बाद जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य पारित किया था, उद्देश्य प्रस्ताव। कब पारित हुई थी? तो याद रखिएगा फ्रेंड, संविधान सभा की जो बैठक हुई थी उसके ठीक 4 दिन बाद। संविधान सभा की बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। तो उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित हुआ दोस्तों? 13 दिसंबर 1946 को। किसने पारित किया था? तो जवाहरलाल नेहरू। संविधान तभी बनाया जा सकता है जब भारत स्वतंत्र हो। इस उद्देश्य का प्रस्ताव यहाँ पे रखा गया। स्वतंत्रता, संघ, जनता का अधिकार, लौकिक न्याय। तो दोस्तों स्वतंत्रता, जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि जब तक हमारा देश स्वतंत्र नहीं होता तब तक हम संविधान कैसे बनाएंगे। संघ का मतलब क्या होता है फ्रेंड? संघ का मतलब होता है कि कोई ऐसा विशेष क्षेत्र जिस पर सारा नियम एक ही लागू करे। जो कुछ ऐसे क्षेत्र थे जैसे हैदराबाद, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर, न उस पर ब्रिटिश सरकार का अधिकार था और स्वतंत्र रहना चाहते थे, अकेला रहना चाहते थे। तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि अगर आप चाहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि उसके अधीन हो जाएं, तो आप चाहते हैं कि नहीं लागू हो तो नहीं होगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि लागू हो तो लागू होगा। जनता का अधिकार, वो नोट करते जाइएगा फ्रेंड। आपको पता है कि जब भारत आज़ाद होगा, संविधान लागू होगा तो जनता का अधिकार लागू होगा। अगला है लौकिक न्याय। अगर जनता प्रशासन के अगर जनता प्रशासन से खुश नहीं है, कहीं उसे दिक्कत हो रहा है, कहीं उसे असुरक्षा महसूस हो रही है, तो कुछ लोग अपनी मर्जी से मिलजुल कर एक संगठन बना सकते हैं जिसमें सामाजिक सुरक्षा मिले, राजनीतिक सुरक्षा मिले, हर प्रकार की सुरक्षा मिले। तो उसके लिए लौकिक न्याय बना सकते हैं। दोस्तों आ रहा है समझ में फ्रेंड? अगर आ रहा है समझ में तो प्लीज़ फ्रेंड कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, मैं अच्छे से समझा पा रही हूँ कि नहीं, मेरी कमियों को बताइएगा फ्रेंड, ताकि मैं आगे से सुधार कर सकूँगी। लेकिन आप लोगों को समझ में आना चाहिए। ठीक है। उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का नाम इटली था। क्या नाम था? उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का नाम क्या था? इटली था। उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का नाम क्या था? इटली। क्या नाम था? इटली। यहाँ पे मैं पहले से ही नोट बना दी हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से सिर्फ मुझे कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा समझाने का मौका मिले। ओके फ्रेंड। तो उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का नाम इटली था। 1947 की बात है। लोगों ने प्रेशर बनाया कि स्वतंत्रता चाहिए। अब ये समझ चुके थे कि अब भारत पर अधिकार करना मेरे बस का नहीं। अब तो लोग जागरूक हो चुके हैं, अब स्वतंत्र कर ही देना चाहिए। इटली ने घोषणा कर दी कि चलिए मैं भारत को आज़ाद कर दूंगा जल्दी। और उन्होंने एक डेट बताया, उसका डेट का नाम पड़ा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को। तो 20 फरवरी, ठीक है, 20 फरवरी 1947 को एक घोषणा कर दी कि किसी भी हाल में जून 1947 को भारत को आज़ाद कर दूंगा। लेकिन अब कुछ लोगों को खटकता था, मुस्लिम लीग को। किसको खटकता था? मुस्लिम लीग को। इनका मुद्दा था कि भारत की आज़ादी नहीं, भारत का विभाजन चाहिए। मुस्लिम लीग के प्रवर्तक थे मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है फ्रेंड, मोहम्मद अली जिन्ना, यहाँ पे मैं नाम लिखी हूँ। तो मोहम्मद अली जिन्ना इन्होंने कहा कि भारत की आज़ादी की बात बाद में करिएगा, पहले भारत का विभाजन की बात करिए। इसका
ठीक है, इसका संविधान अपना होगा, इसका संविधान अपना होगा, इन दोनों का संविधान अपना अपना होगा। ठीक है, ठीक है। तो मुस्लिम लीग, इनका मुद्दा था कि भारत की आज़ादी नहीं, भारत का विभाजन चाहिए। मुस्लिम लीग के प्रवर्तक थे मोहम्मद अली जिन्ना। इन्होंने कहा कि भारत की आज़ादी की बात बाद में करिएगा, पहले भारत का विभाजन की बात करिए। ठीक है। इटली सोचे अगर मैं इसकी बात मान लेता तो बहुसंख्यक वाले महात्मा गांधी हैं, लेकिन ये सोचे जब छोड़ना ही है तो दोनों की बात मान लेता हूँ। लेकिन जब इटली ने इनकी बात नहीं मानी तो मोहम्मद अली जिन्ना ने इटली के पास गए, मतलब उसके पहले की मतलब बात है, जब माने नहीं थे तभी मान गए थे, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना को पता नहीं था ना कि ये मान गए हैं। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने इटली के पास गए और धमकी दिए कि मैं आपको चुनौती देता हूं कि या तो आप भारत का विभाजन आसानी से कर दीजिए, नहीं तो आप हमें मुस्लिम भाइयों को खून बहाने के लिए उतावला ना करिए, लड़के नहीं तो मर के पाकिस्तान को ले लूँगा ज़रूर। अब इटली चिंतित हो गए कि अब मैं क्या करूं। उस समय इंग्लैंड में एक मतलब सुपर माइंडेड व्यक्ति थे जिनका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन। याद रखिए, मोहम्मद अली जिन्ना को लगा कि ये मेरी बात नहीं माने हैं, तो उसके बाद सांप्रदायिक दंगा हुआ, जो जातिवाद दंगा हो, क्षेत्रवाद दंगा हो, दो जात मतलब इस सांप्रदायिक दंगा हुआ जो जातिवाद दंगा हो, इसको कहते हैं जातिवाद दंगा। क्षेत्रवाद दंगा यानी दो जातियों में दंगा, उसे सांप्रदायिक दंगा कहते हैं। और इस दंगे में 5000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे, 5000 से ज़्यादा लोग मरे थे। तो इटली को बहुत दुख हुआ और 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन आए इंडिया और एक योजना लेकर आए थे, और ऐसा योजना लेकर आए थे जो मुस्लिम और कांग्रेस दोनों का फ़ायदा हो। फिर इनके योजना का नाम था लॉर्ड माउंटबेटन योजना। इसी योजना के तहत हमारा भारत स्वतंत्र हुआ और भारत का विभाजन हुआ। इनका मेन आधार था भारत का विभाजन, लेकिन कांग्रेस दल महात्मा गांधी बहुत उदास हुआ। लेकिन फिर भी क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा खून खराबा तो हो रहा था और इनको मानना पड़ा कि किसी तरह लॉर्ड माउंटबेटन कांग्रेस दल को समझाएं। कुछ विशेषताएं थीं जो इस प्रकार थे। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने बहुत अच्छे से महात्मा गांधी को समझाए कि लॉर्ड माउंटबेटन की विशेषताएं थीं। इन्होंने कहा कि मेरा योजना बहुत आसान है, मैं बस जानना चाहता हूं कि आप लोगों का विचार क्या है। तो इन्होंने कहा कि 15 अगस्त 1947 को मैं आज़ाद कर दूंगा। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को मैं आज़ाद कर दूंगा। तो मुस्लिम लीग बोला मुझे भारत का विभाजन चाहिए। लॉर्ड माउंटबेटन बोले ठीक है, हो जाएगा। हाँ, तो ये दूसरा था। तो महात्मा गांधी बोले कैसे हो जाएगा। तो लॉर्ड माउंटबेटन बोले देखिए, अगर मुस्लिम यहाँ रहें भी तो आपके देश के लिए हानि होगा, क्योंकि किसी भी हाल में आपका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, इसे किसी भी प्रकार का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मुस्लिम लीग आप लोगों के विरोधी हैं। मुस्लिम लीग का मुद्दा था कि मुस्लिम पाकिस्तान में और हिंदू हिंदुस्तान में। लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन बोले नहीं, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं लगेगी कि मुस्लिम पाकिस्तान में और हिंदू हिंदुस्तान में। मुस्लिम लोग अगर जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, रहना चाहते हैं तो रह सकते हैं। तब ये बात सबको अच्छा लगा। हाँ, कुछ लोग थे जो आज तक विभाजन की बात को लेकर नहीं माने, अगर जिंदा होते तो आज भी नहीं मानते हो। सुभाष चंद्र बोस थे, तेज बहादुर और श्याम सुंदर दास। अंग्रेजी पद जितने भी थे समाप्त कर दिए गए। अंग्रेजी पद जितने भी थे समाप्त हो गया। अंग्रेजी पद जितने भी थे समाप्त कर, वायसराय का पद और वायसराय पद के जगह गवर्नर जनरल, स्वतंत्रता भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को ही
बनाया गया। भारतीय सचिव, भारतीय सचिव को राज्य सचिव को अधिकार दिया गया। ठीक है, राज्य सचिव का अधिकार दिया गया। सम्राट शब्द, सम्राट शब्द ICS, इंडिया सिविल सर्विस, इंडिया सिविल सर्विस। तो इंडियन सिविल सर्विस, इसकी नियुक्ति राज्य सचिव करते थे। कौन करता था? राज्य सचिव, राज्य सचिव करते थे। लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा नहीं, 15 अगस्त 1947 के बाद इस ICS की नियुक्ति राज्य सचिव नहीं करेगा। कौन करेगा? अभी तय नहीं किया गया था। जो ब्रिटिश सरकार था उसका सबसे बड़ा अधिकार था कि जितने भी विधायिका का मतलब जितने भी कार्यप्रणाली, जितना भी रूल का पालन होता था, सब ब्रिटिश शासन को अधिकार था। लेकिन अब लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा कि अब ब्रिटिश सरकार तो अब रहेंगे नहीं, तो अब भारत की जनता खुद सरकार होगी। अब गवर्नर जनरल करेंगे। अंग्रेज अपना अधिकार गवर्नर को दे के गया। लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा कि 15 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन हो जाएगा, तो लेकिन तुरंत संविधान तो लागू नहीं होगा ना। संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है फ्रेंड, 1950 को 3 साल कौन शासन करेगा? बहुत बड़ा सवाल है। तो 3 साल तक कौन शासन किया? लॉर्ड माउंटबेटन ने इस बात पर भी चर्चा की है। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन ने इस बात पर भी चर्चा किए। इन्होंने कहा 3 साल तक जो अपने अपने प्रांत, एक क्षेत्र विशेष बना रहा, जैसे मेन लीडर जो अपने प्रांत का शासन है वही शासन करेंगे। तो 3 साल तक प्रांतीय सरकार शासन करेंगे। 3 साल तक प्रांतीय शासन करेंगे। उसके बाद दोस्तों पूछ लिया जाता है कि प्रांतीय सरकार शासन किस अधिनियम के तहत है। तो दोस्तों भारत में एक अधिनियम चला था, भारतीय शासन अधिनियम। ठीक है, भारतीय शासन अधिनियम। भारतीय शासन अधिनियम, उसी अधिनियम के तहत 1935 दोस्तों 22 जुलाई 1947 को भारत ने एक अपने आन बान शान को स्वीकार किया, जिसका नाम था तिरंगा। फ्रेंड दोस्तों मैं समझाने की बहुत कोशिश की हूँ। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर आप लोगों को एक बार में भी नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को 2 बार देखिएगा और नोट कर लीजिएगा, ज़रूर समझ में आएगा फ्रेंड, क्योंकि मैं पूरी कोशिश की हूँ समझाने के लिए। और फ्रेंड जाने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ फ्रेंड कि मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में और हर जगह मतलब शेयर करिएगा फ्रेंड, मेरा सपोर्ट करिए प्लीज़ फ्रेंड। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये लेक्चर कैसा लगा। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, कहाँ दिक्कत हुई बताइएगा फ्रेंड। ओके फ्रेंड, तो हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय फ्रेंड।